अगर अपने इन्वेस्ट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टिंग में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में, दैट इज टाइमिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। राइट? कि कब आपने एंट्री लिया है। ओके। और दो सवाल आज हम एड्रेस करेंगे स्पेशली इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। क्या धुलेरा इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट? और दूसरा सवाल जिसको हम एड्रेस करेंगे, जो सबके जहन में होगा, क्यों धोलारा इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट? राइट? सो देर आर टू वेरी क्लियर क्वेश्चंस टुडे, आज के सेशन में हम लेंगे। क्या और क्यों? क्या धुलेरा राइट टाइम है, और क्यों धुलेरा राइट टाइम? राइट? चलिए, कैन वी हैव नेक्स्ट स्क्रीन तेज? हाँ। तो आपको आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, अगर इस स्क्रीन को देख के, इस तस्वीर को देख के कहा जाए आपको कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आप क्या आप करेंगे, इनफेक्ट ये सीधा क्वेश्चन होगा कि क्या आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो 100 में से 95% लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। राइट? इसको ध्यान रखिएगा, मैंने कितना बोला, 95 आउट ऑफ 100 पीपल। राइट? सो ये जो 95% लोग बोलेंगे यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पूछा जाता है, जैसा कि हम अक्सर पूछते हैं लोगों से, तो लोग बोलते हैं जी यहाँ है क्या, इनफेक्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे? बंजर ही तो है, सुनसान है, कुछ नजर नहीं आता है, और कोई संभावनाएं हमें नहीं समझ में आती। राइट? तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। सो कैन वी हैव नेक्स्ट पिक्चर? हाँ, अब इस पिक्चर को देख के बोला जाए तो क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप करना चाहेंगे? तो बोलेंगे हाँ करना चाहेंगे। रीजन क्या है? यहाँ रीजन ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, एक पूरा विकसित शहर सामने दिख रहा है, बड़ी बड़ी मतलब बहुमंजिला बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे करना चाहेंगे। और पहली में क्यों नहीं करना चाहेंगे? वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है। राइट? अब इन दोनों पिक्चर को हमने साथ साथ रख दिया है। अब अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में एक समानता है और एक बहुत बड़ा अंतर है, राइट? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं, और वो जगह है दुबई का शेख जायद रोड। राइट? 30 साल पहले जो बाएं हाथ की तस्वीर है, मतलब जो दाएं हाथ की तस्वीर है, वो 30 साल पहले बाएं हाथ की तस्वीर ही था। राइट? सो वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन दीज टू पिक्चर इज दैट दोनों ही तस्वीरें एक ही एंगल से ली गई हैं और एक ही जगह की हैं, तो ये तो इनमें कॉमन हो गया। अब व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है 30 सालों का। ये जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है ना, ये 30 सालों में हुआ है। ये भी बात भी आप याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। ये डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं हुआ है, सो इट टुक 30 odd years फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस एक्चुअली। राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और देखिए, एक बार फिर से मैं एक बार फिर से हितेश एक बार पीछे वापस ले लें फिर एक बार। हाँ, देखिए, जो बाएं हाथ की तस्वीर है, मैं इसे थोड़ा सा और, इसमें मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा। अगर आपको कहा जाए कि भाई ये जो बंजर भूमि है, यहाँ पे दुबई जैसी एक सिटी डेवलप होगी होगी भविष्य में, तो क्या इन्वेस्ट करेंगे? तो भी बोलोगे शायद नहीं। रीजन? रीजन ये है कि 95% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड वो आंखों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आंखों को, जो आंखों के सामने दिखता है उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आपकी हमारी बात नहीं है, ये 95% दुनिया भर के लोगों का ये एक फैक्ट है बेसिकली। राइट? केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं दुनिया में जो विजन या प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट? तो अगर हम बाएं हाथ की तस्वीर को देख के, आपको, अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया होता 30 साल पहले, तो सोचो आपका इन्वेस्टमेंट का जो एप्रिसिएशन है वो कितना गुना होता। राइट? ये 100 गुना से भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन तब हमको कोई ये बताने वाला नहीं था, तब हमारे पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि कोई बताए और हम इन्वेस्ट करें। राइट? तो दिस द ओनली रीजन हम ये नहीं कर पाए। राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हितेश जी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दिया था, कि किसी भी देश के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, वो इस अकेले स्टेटमेंट से हमारे सामने आता है। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट?
कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा एम्फासिस यहां पे दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करने वाले हैं, हम अपने प्रोजेक्ट से पहले एक बात करते हैं एक दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, और वो प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या दुबई का पाम जुमेरा। ये अपने आप में एक अजूबा है, यकीन मानिए ये अजूबा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और 2008 में ये पूरा हुआ है। इसकी प्लानिंग जो है वो एक कंपनी है, पहले यूके बेस्ड कंपनी हेल्क्रो, जिसको जैकब्स के नाम से अब जाना जाता है, जैकब्स ने उसको टेक ओवर किया है। अब सोचिए जब इस पाम जुमेरा प्रोजेक्ट की जब एक कल्पना में जब ये था, जब वहां जब वहां के जो शेख है, जब उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसा शहर बनाने वाले हैं, समुद्र के बीच में बनाएंगे, जहां 5 स्टार होटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, आप सोचिए लग्जरी की जो सब चीजें आप कल्पना कर सकते हैं वो सब यहाँ पे मिलेगा। तो लोगों ने उनका मजाक बनाया था, बोला था ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है भाई कि समुद्र के बीच में आप एक शहर बसा दो, राइट। तो लोगों ने बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं, राइट। बट उन्होंने ये सपना देखा था, और उस सपने को पूरा करने का जिम्मा उन्होंने दिया एक ऐसी कंपनी को, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है राइट साइड पे, कंपनी का नाम है जैकब्स। और जैकब्स ने उनके सपने को पूरा करके दिखाया, और आज उनका सपना हम सब पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो थी $12 बिलियन, यूएस डॉलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो 2008 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, राइट, तब तक का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, राइट, जब ये पूरा होता है तब हमारे अपने देश में एक दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है, और वो प्रोजेक्ट है दुनिया का सबसे विजनरी, सबसे दूरदर्शी और दूरगामी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये इसकी टाइमलाइन है 2008, और ये 2024 में पूरा होगा। और ये है DMIC, मीन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दो नाम दिखाई दे रहे हैं बॉटम में। इसका मैनेजमेंट जो है वो अगेन एक यूएस बेस्ड कंपनी है, कॉम के द्वारा हो रहा है। और आप देख सकते हैं एक नाम फिर यहाँ पे कॉमन है, जिसको भी हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ यू जैकब्स। यहाँ पर भी जो मास्टर प्लानिंग है दोस्तों वो जैकब्स के द्वारा ही हो रही है, राइट। एंड दिस मेक्स दिस प्रोजेक्ट वेरी वेरी स्पेशल, राइट। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बात करते हैं इस टोटल प्रोजेक्ट की। जो डीएमआईसी का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी यूपीए गवर्नमेंट जब थी 2008 में, सेंट्रल, राइट। दोस्तों वो समय था जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट वहां पे यूपीए की हुआ करती थी, राइट। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, कल्पना की। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है या उनकी डाउट्स होता है, झिझक होता है, एप्रीहेंशन होता है कि भाई देखो हमारे देश में तो सरकारें बदलती हैं तो प्रोजेक्ट्स भी फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2008 के बाद अब हम 2025 में आ चुके हैं, और इस दौरान सरकारें बदली हैं, राइट। 2014 में अपना एनडीए का सरकार आया, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, चल रहा है, चालू है, और आगे भी चलता ही रहेगा, राइट। तो इस डर को, इस झिझक को अपने मन से आप निकाल दीजिए। देखिए जब भी किसी प्रोजेक्ट में दो देश इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें 50-50 की पार्टनरशिप है, जापान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की। तो जहां दो बड़े देश इन्वॉल्व होते हैं वहां पे वो दोनों देश इंटरनेशनल ट्रीटी से बंधे होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, ये हमारे मन के डर होते हैं, राइट। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखिए दोस्तों, क्या है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट। आप देखिए, कल्पना कीजिए 90 बिलियन US डॉलर, और भारतीय अगर हम रुपये की बात करें तो 7.5 लाख करोड़। मतलब इसको हम गिन भी नहीं पाएंगे, अब देखा तो 7.5 लाख करोड़ इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है दोस्त, राइट। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और डीएमआईसी जो है वो, जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही दूरगामी प्रोजेक्ट है हमारे देश के लिए। और ये 6 राज्यों में ये से गुजरने वाला है। और ये 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसकी टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई वो है वो 1480 किलोमीटर की है। ये यूपी के दादरी से शुरू होके मुंबई के जेन पोर्ट तक ये प्रोजेक्ट जो है वो जाने वाला है, पहुंचने वाला है। या कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड? ओके। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, देखिए हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई कारण होता है, बिना वजह बिना कारण के कुछ नहीं होता दुनिया में, राइट? तो आखिर 2008 में जब यूपी की सरकार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि उनको इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने का सोचना पड़ा? ऐसा क्या था? क्या सब कुछ ठीक चल रहा था, या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? अगर हम देखें तो किसी भी देश के लिए जो आर्थिक तरक्की या आर्थिक विकास जो है, उसको हम मापते हैं, एक एक जो सूचक बोल सकते हैं उसको हम लोग, वो जीडीपी होता है, राइट? तो उस दौर में जो जीडीपी था देश का वो था 4.7%, राइट? तो ये बहुत ही चिंता का विषय सरकार के लिए था कि कैसे इसको हम लोग 10% तक लेके आए, राइट? तो ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस था इस प्रोजेक्ट के पीछे, राइट? कि डीएमआईसी को शुरू करने के पीछे, राइट? और दोस्तों, अगर हम देखें तो दो बड़े फैक्टर्स, दो मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो हमारे देश के, किसी भी देश की जीडीपी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और ये दो फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, समझते हैं। ये दो बड़े फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है प्रोडक्शन। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है या सर्विसेज हो सकता है। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसमें चारों मोड्स आ जाते हैं: रोड, रेल, एयर एंड सी। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में समझें, राइट? तो पहले हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने जिक्र किया था, 1480 किलोमीटर लंबा एक 8 लेन एक्सप्रेस वे जो कि दादरी, यूपी के दादरी से जैनपुर मुंबई तक बन रहा है, ये 2025 में पूरा हो जाएगा, राइट? और इसमें से 1136 किलोमीटर जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है दोस्तों, राइट? और सबसे खास बात क्या है, इसमें 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर है। हर 40 किलोमीटर पे आपको यहाँ पर रेस्ट रूम्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, फ्यूल पंप्स मिलेंगे, सीएनजी पंप्स मिलेंगे। दूसरा, हर 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक ट्रॉमा सेंटर्स मिलेंगे, जिसमें जिसमें हेलीपैड फैसिलिटी होगी, राइट? और उसके अलावा इसमें 6 जगह ऐसा प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा जहां पे इमरजेंसी में फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है। तो दिस इज अनबिलीवेबल, आप जिस तरह से इसकी परिकल्पना की गई है अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है दोस्तों, राइट? या कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड? ओके। अब बात आती है रेल ट्रांसपोर्ट की। देखिए, रेल ट्रांसपोर्ट पे बात करने से पहले विस्तार में मैं थोड़ा सा आपको हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि भारतीय रेल, अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली, राइट? सो द फर्स्ट कंट्री इज ऑब्वियसली चाइना, एंड सेकंड द इंडियन रेलवेज, राइट? और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के आधार पे तो भारतीय रेल जो है वो हमारे देश में इंडियन आर्मी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला संस्था है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी हो, तो इतने बड़े, हमने बोला कि सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी दूसरा, राइट? बावजूद इसके भारतीय रेलवे एक बार ही फायदे में रहा है। इट्स वेरी रेयर एक्चुअली, तो उसको द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो ओनली वंस 2008 में आई थिंक पर ये प्रॉफिट में रहा है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सोचने का या बड़ा चौंकाने वाला विषय हो जाता है कि भाई इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा इनके पास फोर्स है, उसके बाद फिर क्यों लॉस में रहता है? और ये जो फैक्ट है, ये दुनिया, ये सोचने का विषय सरकार के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है। तो रेलवे ने इस पे बहुत इसमें माथापच्ची की, और उन्होंने फिर अपने एक डेलीगेशन को यूरोपीय देशों में भेजा, ये जानने के लिए कि भाई आखिर क्यों हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क होने के बाद भी दुनिया का, हम क्यों घाटे में हैं, राइट? उसके लिए उन्होंने डेलीगेशन को भेजा यूरोपीय देशों में, जहां पे रेलवे हमेशा फायदे में रहता है। तो हमारा जो डेलीगेशन जब वहां पे गया रेलवे का, उन्होंने वहां स्टडी किया, रिसर्च किया और देखा, तो दो बड़े चीजें सामने उनके आई, दो बड़े लेकुनास जो सामने आए। उसमें से सबसे बड़ा जो लेकुना था वो था हमारे देश में जो रेलवे है उसका जो यूज है वो मैक्सिमम सोशल हम यूज करते हैं उसका।
आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन की भरमार है, राइट। और आपने अक्सर देखा होगा इनफेक्ट दोस्तों, कि जब भी आप ट्रेवल करते हैं रेल से, तो अगर बीच में आप सोचो कहीं आपको, मतलब आपकी ट्रेन आपके ट्रैक के बीच में अगर मालगाड़ी को आना होता है, उसको गुजरना होता है, तो अक्सर मालगाड़ी को रुकना होता है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस, राइट। वी हैव बीन नोटिसिंग इट फॉर इयर्स टुगेदर, राइट। और क्या होता है उससे, देखिए पैसेंजर ट्रेन को हमेशा पहले जाने दिया जाता है, तो आप सोचे हमारे यहाँ सोशल यूज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस हमारे पैसेंजर ट्रेन को मिलती है, तो उनको रास्ता दिया जाता है। और जो मालवाहक गाड़ियां होती हैं उनको रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, घंटों रुकना पड़ता है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान दोस्तों ये होता है कि अगर वो मालवाहक गाड़ी में कोई रॉ मटेरियल जा रहा है, किसी इंडस्ट्री के लिए जा रहा है, या जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो अगर कहीं और जा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो डिले होता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इंडस्ट्री को भी, उस कंपनी को भी, और एज अ होल अगर हम देखें तो देश को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, राइट। तो दो वजह जो समझ में आई वो क्या थी, एक तो सोशल यूज का ज्यादा होना हमारे देश में रेलवे नेटवर्क का, दूसरा हमारे हमारे देश में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अभाव या उसका ना होना। ये दोनों चीजें उनको समझ में आई, और इससे सबक लेते हुए दोस्तों भारतीय रेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारे देश में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है दोस्तों। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये 1506 किलोमीटर लंबा एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो अगेन दादरी यूपी से शुरू होके जेएनपोर्ट नवी मुंबई तक जाने वाला है, राइट। और दोस्तों इसमें से 93% डीएफसी ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो चुका है। ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। अच्छा, अब ये जो नया डीएफसी हम सरकार बना रही है, रेलवे बना रही है दोस्तों, इसमें जो ट्रैक होगा, आप इसको जान के हैरान होंगे। इसके लिए पूरा नया ट्रैक बिछाया गया है, और ये जो नया ट्रैक है वो पहले के ट्रैक की तुलना में कई गुना मजबूत है, राइट। अभी मजबूती देने की जरूरत क्या पड़ी? वाई देर इज अ नीड ऑफ मोर स्ट्रेंथ एक्चुअली? इसको समझ लेते हैं। पहले तक हमारा जो मालगाड़ी हुआ कर, उनकी लंबाई होती 750 मीटर, राइट। बट अब जो नया जो अपना कॉरिडोर बन रहा है, जो ट्रैक बन रहा है, इसमें चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी जस्ट डबल। मीन्स कितना? 1500 मीटर की लंबाई होने वाली है रेलवे उस मालगाड़ी की। तो सोचिए आप, तो जब लंबाई बढ़ा दी गई है तो आप सोचिए उसमें मजबूती को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। दैट्स अ बेसिक नीड एक्चुअली। तो सोचिए उसकी उसकी मजबूती बढ़ाई गई है ताकि लंबी ट्रेन को आपको अकोमोडेट कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा एक और चीज जो चेंज आया है वो क्या था, पहले जो कैपेसिटी होती थी मालगाड़ी की एक बोगी की, वो होती थी 32 टन। अब इसको भी बढ़ा के कर दिया गया है 72 टन। मींस पहले सिंगल मतलब एक एक बोगी जो होती थी, अब देखिए आप अब जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, डबल डेकर मालगाड़ी अब आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 750 मीटर से 1500 मीटर लंबाई कर दी गई, और 32 मीटर से 72 टन, सॉरी 32 टन से 72 टन जो है वो कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कर दी गई। तो इस तरह से ये 4 गुना दोस्तों बढ़ा दिया। एंड दिस वाज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो दोस्तों। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन करने योग्य है, वो ये है कि ये जो मालगाड़ी है इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोच सकते हैं इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो भी घटने वाला है, राइट। तो ये इस तरह के जो बदलाव जिनकी बहुत समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, उसको अब जाके इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया है, और बहुत जल्दी जो है ये पूरी तरह से यूज में हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने जिक्र किया ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन का। अब बात करते हैं हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन की दोस्तों, राइट। तो सरकार ने रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट डीएफसी और डीएमआईसी के माध्यम से 6 राज्यों में तो दे दिया। अब ये प्रश्न उठा सरकार के सामने कि भाई अब एयर ट्रांसपोर्ट किसको दिया जाए, राइट। तो उसके लिए भी दोस्तों देखा गया कि किस स्टेट का, आउट ऑफ दिस 6 स्टेट्स, विच स्टेट्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट,
किस स्टेट का, किस राज्य का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो देखा गया। तो आपके सामने जो फिगर नजर आ रही है उसमें ये जो जिस स्टेट को ये मिला है उस स्टेट का लगभग 9% कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में है। और ये अकेला राज्य टोटल पूरे देश की जो कार्गो पोर्ट हैंडलिंग है, पोर्ट कार्गो हैंडलिंग, उसका अकेला 40% ये राज्य हैंडल करता है, राइट। उसके अलावा देश की जो 31% जो एक्सपोर्ट है अकेला इस राज्य का है, उसमें कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है देश की, उसमें लगभग 21% कंट्रीब्यूशन अकेले इस राज्य का है। तो देश के दोस्तों, ये राज्य जो है अपने आप में देश की जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो राज्य है नन अदर देन गुजरात। तो इस तरह से जो एयरपोर्ट है वो भी गुजरात को दिया गया, राइट। अब बात आती है सी पोर्ट की, ये किसको दिया जाए। तो जैसे कि आप सबको जानकारी है, 6 राज्य जहां से डीएफसी और डीएमआईसी गुजर रही है, उनमें से केवल 2 ही ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनमें जिनके पास अपना कोस्टल बाउंड्री है, राइट। महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। और चूंकि महाराष्ट्र के पास जगह नहीं है, बट एक और चीज बड़ी रोचक है वो ये है कि पूरे देश में अकेला गुजरात वो राज्य है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी भी है। 1600 किलोमीटर लंबी कोस्टल बाउंड्री गुजरात की है दोस्तों, राइट। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, राइट। महाराष्ट्र के पास जगह नहीं है और गुजरात के पास कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी है, राइट। और इस तरह से सी पोर्ट भी फाइनली गुजरात को ही मिला, राइट। ओके। तो दोस्तों हमने देखा कि जो चारों कनेक्टिविटी है, चारों ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की जो मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी है हम बोले, वो एक ऐसे राज्य में अकेला एक ऐसा राज्य है गुजरात जिसको ये चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले हैं आउट ऑफ ऑल दी 6 स्टेट्स। देखिए, कहीं रोड मिला, रेल मिला, राइट। कहीं अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ लाइक चारों नहीं मिल पाए, बट गुजरात अकेला स्टेट है जहां पे रेल रोड के अलावा सी आपको एयरपोर्ट भी मिल रहा है और सी पोर्ट भी मिल रहा है। बट सवाल उठता है कि गुजरात में कहा एक्चुअली, गुजरात तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो वेयर एग्जैक्टली इन गुजरात। तो वो गुजरात में वो जगह है धुलेरा, राइट। इंडियाज फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। दोस्तों जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भारत का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अब ये प्लेटिनम रेटेड क्या होता है दोस्तों? आपको जानकारी होगी कि किसी भी सिटी को मिलने वाली जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है वो प्लेटिनम रेटिंग होती है। और आज ये दुनिया के केवल 2 शहरों को ही ये रेटिंग मिली है। उनमें से एक शहर है यूएस यू आई मीन अपना वॉशिंगटन डीसी, आप जानते हैं सारे लोग। और दूसरा शहर अभी बना नहीं है दोस्तों। आप सोचिए, शहर के बनने से पहले ही ये रेटिंग इस शहर को ऑलरेडी मिल चुकी है। आप सोचिए कि किस तर्ज पे ये शहर आकार या शेप लेने वाला है दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। वापस एक स्लाइड पीछे। हाँ, हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं धुलेरा की जो लोकेशन है वो गुजरात के जो मेजर सिटीज हैं, जिसमें अहमदाबाद से ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पे है, भावनगर से 65 किलोमीटर की दूरी पे है, और राजकोट से 170 किलोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है फ्रॉम फ्रॉम एंटायर गुजरात। और यहां से मैक्सिमम 3 घंटे की दूरी पे आप धुलेरा पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब हम बात करते हैं धुलेरा का डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं, राइट। सरकार ने धुलेरा को डेवलप करने के लिए 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक्वायर किया है, राइट। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जनवरी 26 जनवरी 2015 से पहले धुलेरा एक ग्राम पंचायत हुआ करता था। 26 जनवरी 2015 को धुलेरा को एक तालुका या तहसील में बदल दिया गया और इसके अंतर्गत 33 गांवों को रखा गया। और आज जो SIR एक्ट है, जिसका भी हम जिक्र करने वाले हैं इसके बाद, जो SIR एक्ट है वो 22 गांव में लागू होता है, 33 गांव से, राइट। या कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड।
तो जैसा को आपको दिख रहा है सामने स्लाइड में, जो डेवलपमेंट प्लान है वो 6 टाउनशिप प्लानिंग इसके अंतर्गत आनी है दोस्तों, टाउनशिप प्लानिंग 1 to 6। इसमें जो पहला फेज है, टोटल एरिया जो कवर्ड होगा टाउनशिप प्लानिंग में वो है 422 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें से फेज 1 2026 में पूरा हो रहा है TP1 और TP2 के माध्यम से। फेज 2 2032 से पूरा होगा, जिसमें TP3 और TP4 आएंगे। और फेज 3 2042 में पूरा होगा, जिसमें TP5 और TP6 आएंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गौर करने वाली है कि धुलेरे का जो डेवलपमेंट प्लान है, इसको विकसित वही कंपनी कर रही है जिसने दुबई का पाम जुमेरा का प्लानिंग किया था, उसको विकसित किया था। और जो टाइम लाइन दुबई की थी अपना 30 years, राइट। सो वही टाइमलाइन हमारा यहाँ पे धुलेरा का। आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा एक्टिवेशन जोन। ये वो जोन है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको सरकार ने पूरी तरह से तैयार कर दिया है, सॉर्ट ऑफ सैंपल की तरह है ये। और यहाँ पे आपको वो हर चीज, सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं, दिखने वाली हैं, जो कि पूरे धुलेरा में आपको मिलेगी भविष्य में, राइट। सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या नाउ व्हाट इज SIR? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये SIR सर क्या है, धुलेरा के आगे सर क्यों लगा है, राइट। कई बार सवाल उठते हैं ना, DSIR बोलते हैं, धुलेरा SIR, धुलेरा सर। नाउ व्हाट धुलेरा SIR इज ऑल अबाउट, राइट। so this is something very important now, where from the need of SIR SIR has come in, कहां से जरूरत आन महसूस हुई। दोस्तों, दुनिया का पहला जो देश है जिसने SIR एक्ट लागू किया वो चाइना है। दुनिया का पहला शहर जो SIR एक्ट के तहत विकसित हुआ वो शंघाई है। आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाइना की बात होती तो शंघाई अपने आप पिक्चर में आ जाता है दोस्तों। अब हमारे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने SIR एक्ट लागू किया, वो गुजरात है। और पहला ऐसा सिटी, स्मार्ट सिटी जो विकसित होगा SIR एक्ट के तहत, वो होने वाला है धुलेरा। बट वाई देर इज अ नीड ऑफ SIR एक्ट, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमारे को, पास्ट में एक बहुत कड़वा अनुभव हम बोलेंगे इसको हुआ था हमारे एक बहुत ही यू नो नामी औद्योगिक घराने के साथ। आपको सबको पता होगा, टाटा का नैनो प्लांट इनिशियली जो है वो सिंगूर में आना था, वेस्ट बंगाल। और फिर कुछ वजहों से प्रोडक्शन को बंद करके, प्लांट शुरू हो चुका था, बंद करके उनको रातों रात वहां से भागना पड़ा, उनको आना पड़ा सानंद गुजरात में। तो ऐसा रिपीट ना हो भविष्य में, ऐसा रिपीटेशन ना हो। देखिए, उद्योग भी तो प्रोडक्शन चाहते हैं। देखिए, आज की तारीख में आप देखते हैं ना कि हर राज्य जो है या जो देश है, वो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के वो विजिट करते हैं विदेशों में। निवेशकों के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, जहां पे वो बोलते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, हम आपको सब्सिडी देंगे, जमीन पे देंगे, बिजली पे देंगे, आपको इंफ्रा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक चीज है, वो है सुरक्षा। उद्योगों की सुरक्षा का क्या होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये SIR एक्ट जो है उसको लाया गया, और ये 2009 में इसको लाया गया, राइट। और दिस इज अ वेरी मच नीडेड मूव इन दी इन अवर कंट्री। एंड और ये गुजरात में हो चुका है, राइट। और धुलेरा पहला सिटी होगा जो इस तर्ज पे बनेगा। अब बात करते हैं कि भाई धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करें, राइट। जिस जिस सवाल से हमने शुरू किया था, वाई, राइट। सो वाई इन्वेस्ट इन धुलेरा, क्यों किया जाए धुलेरा में इन्वेस्ट, राइट। भाई, अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें कि कितना अप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा धुलेरा में, अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हमारे को अप्रिसिएशन मिलेगा, कितना राइज मिलेगा। तो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 10 साल में 10 गुना, राइट। इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव फिगर्स, राइट। अच्छा, इतना लोग बोलेंगे अच्छा इतना मिल सकता है क्या, कैसे मिल सकता है, देख लेते हैं। सो देर आर वेरी देर आर 5 वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस जिनको समझते हैं कि उनकी वजह से ये आपको राइज मिलने ही वाला है, राइट। और उसमें सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है
Dholera International Airport, the Asia's largest cargo and passenger airport. आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, इंडिया का नहीं, एशिया का 48 देश आते हैं पूरे एशिया में, तो उन 48 देशों में सबसे बड़ा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा में आ रहा है। 1426 हेक्टेयर में ये बन रहा है दोस्तों, और बहुत जल्दी 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, अगली स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद यहां पे आने वाला है MRO। व्हाट इज MRO? MRO इज मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। दोस्तों, दुनिया का जो आसमान है, या हमारा हमारा जो आसमान है, उसमें केवल दो ही कंपनियां राज करती हैं दुनिया की, और वो दो कंपनियां हैं आपके स्क्रीन के, एक है एयरबस और एक है बोइंग। ये दोनों कंपनियां राज करती हैं, और इनका ही मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ऑपरेशंस धोलारा में आ रहा है दोस्तों। राइट, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। और एक बार हम जब जो हमारा एयरपोर्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा या ऑपरेशनल हो जाएगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे आएगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एविएशन एकेडमी और फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस का ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है विद एयरबस हेलीकॉप्टर्स C295 जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो ऑलरेडी फिलहाल असेंबल हो रहा है बड़ोदरा में, आपको जानकारी होगी, राइट। और कुछ दिनों के बाद अभी 32 प्लेन वहां पे असेंबल होंगे, और उसके बाद ये असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग धोलेरा में ही होने हुई फ्यूचर में, राइट। अच्छा, अब आते हैं थर्ड रीजन। रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, धोलेरा सी पोर्ट। धोलेरा सी पोर्ट जो है वो भावनगर में, धोलेरा से 200 किलोमीटर की दूरी भावनगर की पावन जगह है, वहां पे ये आने वाला है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप इतिहास को के पन्ने पलट के देख लीजिए, जिस जिस शहर में बंदरगाह रहे हैं वो सबसे समृद्धशाली, वैभवशाली उनका इतिहास रहा है। बहुत रिच सिटीज में उनका नाम आता है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट Dholera इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर, राइट। अगली स्लाइड पे आते हैं। और क्या, अगला रीजन जो है वो है दुनिया का सबसे बड़ा, मैं बोल रहा हूं फिर से, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। कैपेसिटी है 4400 मेगावाट, एंड दैट्स इक्वलेंट टू जितनी कंजम्पशन बिहार, पूरे बिहार राज्य को होती है, अकेला एक शहर के लिए उसका प्रावधान किया गया है। एंड दिस समथिंग अमेजिंग एक्चुअली। आप सोचिए, पूरे राज्य, पूरा राज्य एक तरफ और एक सिटी एक तरफ, आप सोच सकते हैं कि कितना किस लेवल पे ये सिटी बनने जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब ये अगला रीजन है, ये बहुत ही सॉलिड रीजन है, हालांकि सारे सारे बहुत सॉलिड रीजन दोस्तों। बट यहां अगर आप गौर से देखें, तो हम अगर देखें हमारे कुछ शहर जिनको आज हम जानते हैं, जिनको दुनिया पहचानती है, उनमें से एक है जमशेदपुर। और जमशेदपुर की जो पहचान है वो केवल एक प्लांट की वजह से, टाटा स्टील प्लांट, राइट। कब लगा था? बहुत साल पहले, डिकेड्स पहले, राइट। बट पहचान आज शहर की उसी प्लांट की वजह से। फिर बात करते हैं बैंगलोर की, पुणे की, राइट। पहचान किसी वजह से, आईटी हब, आईटी इंडस्ट्रीज ने उस शहर को की किस्मत बदल दी, तकदीर बदल दी, राइट, पहचान बदल। सोचिए दोस्तों, जब एक शहर की तकदीर केवल एक उद्योग बदल सकता है, राइट। तो यहां धुलेरा में तो आठ आठ इंडस्ट्रीज, 8 सेक्टर्स आ रहे हैं, पूरे पूरे सेक्टर्स आ रहे हैं। और सेक्टर्स क्या हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, सोलर इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग, आईटी एंड ऑटोमोबाइल। आप सोचिए, 8 इतने बड़े बड़े उद्योग जब धुलेरा में आ रहे हैं, तो सोचिए उस सिटी का क्या होने वाला है फ्यूचर, राइट। या, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। सो जिन्होंने धुलेरा में इन्वेस्ट किया है, वो थोड़ा सा उन कंपनीज का हम जिक्र करा यहाँ पे समझते हैं, जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाटा ग्रुप। हमारे देश का सबसे पुराना और द मोस्ट रिलायबल ग्रुप है टाटा ग्रुप। इन्होंने अपना सेमी कंडक्टर प्लांट धुलेरा में लगाने का सोचा है। और अभी मैं 2 हफ्ते पहले धुलेरा में था दोस्तों, और जहां पे इनका प्लांट लग रहा है टाटा का, वहां पे मुझे 18-20 क्रेन्स जो है वो
वहां पे खड़ी थी, वहां पे काम चालू हो चुका है, और आप सोचे बहुत जल्दी इनका ये यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो है 91,000 करोड़ की, राइट। और इसमें डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो 26,000 लोगों को मिलेगा, और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो 1 लाख लोगों को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल पे होने वाला है। जो दूसरा ग्रुप है वो है वेदांता ग्रुप। 1,25,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, और ये भी सेमीकंडक्टर सेगमेंट में ही इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, राइट, लाइक टाटास। नेक्स्ट स्लाइड। या फिर बात करते हैं ग्रीव इंडस्ट्री, ये चिरीपाल ग्रुप का है। इन्होंने 3800 करोड़ का एक डील किया है, जिसमें 2.8 गीगा पावर का सोलर प्लांट ये यहाँ पे बनाने वाले हैं। नेक्स्ट इन सीक्वेंस, या जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट, जो कि वडोदरा में अभी असेंबल हो रहा है, और बहुत जल्दी ही इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धुलेरा में ही होगा, राइट, विद एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। क्या टाटा पावर सोलर का 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ये रनिंग स्टेज में है अभी, राइट। क्या नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, रिन्यू पावर की बात करते हैं। इन्होंने 100 एकड़ की जमीन में 2 गीगावाट का इनका प्लांट चालू हो चुका है, और अभी यहाँ पे लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। आई मीन जब भी आप विजिट करेंगे, यू मस्ट सी, आपको देखना, आपको दिखेगा ये सामने सामने। या नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब जैसे हमने बात की कि यहाँ पे तमाम चीजें होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जब वहां पे होंगे तो वहां आपको फैसिलिटीज भी चाहिएंगी, राइट। तो एजी ग्रुप ऑफ जापानीज होटल, उन्होंने एक 5 स्टार होटल के यहाँ पे अपना इन्होंने यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पे एक 5 स्टार होटल तैयार किया जाएगा एजी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये कुछ कंपनीज के नाम हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और लिस्ट तो बहुत बड़ी है। 450 प्लस कंपनीज ने एमओयू साइन किया है यहाँ के लिए, दुलरा के लिए, बट उसमें से कुछ आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। टाटा है, एयरबस है, बोइंग है, पॉलीकैब है, टोरेंट है, रिन्यू है, वेदांता है, आई नो, एंड फाइन ऑर्गेनिक्स है, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अब बात करते हैं कि क्या लाइफस्टाइल होने वाला है दुलरा के अंदर, राइट, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जब हम बात करेंगे दुल्हन का, तो एक बिल्डिंग जो सबसे पहले जहन में आता है, दैट इज ABCD बिल्डिंग। व्हाट ABCD स्टैंड्स फॉर? ABCD स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर दुलेरा। दोस्तों, ये अकेला एक ऐसा सेंटर है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस रहेगा, जहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको यहीं से मिलने वाला है, और ये एक तरह से सेंट्रल एडमिन ऑफिस भी होगा दुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का दोस्तों। और ये यहाँ पे पूरे शहर में, जैसे कि आपको पहले बताया गया होगा, जो सेंसर्स लगने वाले हैं, ये सेंसर से लेस सिटी होने वाला है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकली। तो उसका जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम, वो भी आपको एबीसीडी बिल्डिंग में ही होएगा, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एबीसीडी बिल्डिंग। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, GTC, दैट्स कॉल्ड गुजरात ट्रेड सेंटर, ये अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग होने वाला है दोस्तों, जिसमें मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और रेल की कनेक्टिविटी भी इसके थ्रू होने वाली है। आप सोचिए क्या क्या हो बनने जा रहा है ये GTC, गुजरात ट्रेड सेंटर। और यहाँ पे आपको जितने भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज होंगी, उन सबका सेंटर आपको यहाँ मिलेगा। उसके अलावा जितने भी MNC जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे होने आपको उपलब्ध मिलेंगे दोस्तों। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। ये 10 लेन का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है दोस्तों, और ये एक कमाल का, आपको जैसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वैसे ये बनेगा दोस्तों। इसमें ये आप सोचिए, जब ये बन जाएगा तो जो दूरी है आज करीब 100 किलोमीटर, हाँ, 100 किलोमीटर की दूरी है अहमदाबाद धोधरा के बीच में, और ये घट के हो जाएगी 71 किलोमीटर, और 45 मिनट्स के अंदर ही आप धोलेरा पहुंच जाएंगे अहमदाबाद से, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, हमने तो बात की DMIC की, देन DFC की बात की, फिर हमने सी पोर्ट की बात की, फिर एयरपोर्ट की बात की, तो मेट्रो पीछे कैसे रह गया, राइट। मेट्रो का जिक्र करना बहुत जरूरी है दोस्तों। फर्स्ट वंदे जो मेट्रो है, वो कनेक्ट कर रहा है अहमदाबाद को धोलेरा से। 2 फेजेस में ये होने वाला है। पहला फेज अहमदाबाद से गांधीनगर, और दूसरा फेज गांधीनगर से धोलेरा वाया गिफ्ट सिटी, राइट। और इसके बीच में ये जो अपना DMIC है, उसके बीचों बीच इसकी प्रावधान की गई है दोस्तों, अभी हम लोग देख के आए।
या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया एक्टिवेशन जोन जो है या एरिया, ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलरेडी रेडी टू यूज है फॉर द इंडस्ट्रीज। प्ले प्लग एंड प्ले इस मोड पे इसको बनाया गया है। सारी की सारी एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस है ये। आप आइए, अपना काम शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, इन सच ए वे इट हैज बीन डेवलप्ड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सैंक्चुरी, गोल्फ कोर्स एंड एंटरटेनमेंट जोन्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ कम्स द बेंचमार्किंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, बेंचमार्किंग इतना आसान नहीं होता है किसी भी शहर के लिए वो हाईएस्ट रैंकिंग को पाना। राइट, जब दुनिया में केवल दो ही सिटी है, आप सोचिए इतना विकसित पूरी दुनिया में देशों में से कई ऐसे सिटीज हैं बहुत विकसित दिखते हैं, बट प्लेटिनम रैंकिंग या रेटिंग उनको नहीं मिल पाई। एक वॉशिंगटन डीसी और दूसरा धुलेरा। तो धुलेरा में ऐसा क्या बन रहा है भाई, ये हमें समझना और जाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। जो आपको ब्रूसेल्स न्यूयॉर्क में मिलता है, एग्जैक्टली वही लेवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको धुलेरा में देखने को मिलेगा दोस्तों। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो जो लेवल सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग में होता है, एग्जैक्टली आप सोचिए उस लेवल का यहाँ पे आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। स्टॉर्म वाटर की बात करें तो एग्जैक्टली न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स एंड सोंगरो में आप सोचिए ना किस स्तर का ये बनने जा रहा है। मतलब इंटरनेशनल जो लेवल्स हैं, यू नो जो कसौटी है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, उसको मैच करने वाला है धुलेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, फिर अगर हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो लंदन, शिकागो जैसा एग्जैक्टली इसका अर्बन प्लानिंग है। पावर एंड आईसीटी की बात करते हैं तो कनाडा, डेनमार्क, सिंगापुर और लंदन जैसा है। और रोड डिजाइन तो दोस्तों न्यूयॉर्क, सिंगापुर और लंदन जैसी होने वाली है। आप देखिए ना, आप इससे विकसित शहर जो आपको दिखाए गए हैं, 6 डिफरेंट पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। आप सोचिए वो कोई शहर ऐसा है कि जो रह गया है। पूरी दुनिया कवर हो चुकी है एक तरह से, विकसित हम शहरों की बात कर रहे हैं। यू नो तो देखिए उस लेवल का सिटी शेप लेने वाला है आपके और हम सबके सामने। सो कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। जब बात आती है यूटिलिटीज की, अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज माने जो जितने भी यूटिलिटीज हैं जो हमारे सर्विस की, जो जिनकी हमें हमारे हमें घर में जरूरत होती है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आईसीटी का हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्टॉर्म वाटर हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो, रिसाइकल वाटर हो, पोर्टेबल वाटर हो, सारे के सारे जितनी भी यूटिलिटीज हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ऊपर वो जो हल्का से वो सड़क है, और सारी यूटिलिटीज जो है वो सड़क के नीचे रहने वाली हैं। ये नो डिगिंग जो रोड है, दिस इज नो डिगिंग जोन। ये हम देखते हैं ना हमारे आसपास रोज सड़कें खुदती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, बट ऐसा धुलेरा में नहीं होने वाला है। 300 साल की लाइफ वाली ये रोड होने वाली है। और ये जो तमाम सुविधाएं जो आपको जिनसे हमें रूबरू होना पड़ता है अपने रोजमर्रा के जीवन में, कभी कुछ हो जाता है, कहीं लीकेज हो जाती है, तो यहाँ धुलेरा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये शहर जो है वो सेंसर्स से लेस है। कहीं कुछ भी होता है, कहीं लीकेज होता है तो इमीडिएटली जो है वो सेंसर्स को कैच करके आपको एबीसी सेंटर पहुंचा देंगे, एंड जल्दी से वो आपका लीकेज को जो है वो पैचअप कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ दुलरा बनने वाला है। अब देखिए हमने बहुत एक गुडी गुडी पिक्चर तो आपके सामने रख दी, राइट। आप बोलेंगे यार ये तो ठीक है, कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें विश्वास होए, कोई केस स्टडी बताइए आप हमें, राइट। तो बात करते हैं एक एक्चुअल केस स्टडी की। और टाटा नैनो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा हम सब जानते हैं गुजरात सानंद में इसको आना पड़ा था, राइट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जब ये आया था, जब ये सानंद में आया था गुजरात में, उस वक्त 100 गज के प्लॉट की जो कीमत थी, 2010 की बात है ये, 70 से 80 हजार रुपए ये 100 गज के प्लॉट की कीमत थी, राइट। और अब 14 साल हो चुके हैं, राइट। तो क्या कीमत अभी चल रही होगी? अगर हम इसको एक गेस करें तो ये कीमत है 14 से 16 लाख, राइट। तो ये कीमत अभी वही 100 गज का जो प्लॉट है, अब आपको 14 लाख से 16 लाख उसके लिए चुकाने होंगे, राइट। तो आप सोच सकते हैं इन 14 सालों में, 10 से 14 सालों में लगभग 20 गुना ज्यादा
एप्रिसिएशन जो है वो मिला है दोस्तों, राइट। तो क्या ये जो एप्रिसिएशन है ये टाटा ने किया क्या? क्या अकेला प्लांट टाटा नैनो जो है, क्या अकेले प्लांट में इतनी कुव्वत है, कि वो पूरे शहर को बसा दे और इस तरह से जो एप्रिसिएशन है वो 20 गुना हो जाए? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, टाटा का जब प्लांट वहां शुरू हुआ था तो मुश्किल से 5,000 एम्प्लॉयज रहे होंगे, राइट। लेकिन आपको शायद जानकारी हो कि एक फोर व्हीलर जब बनता है तो करीब 2860 कंपोनेंट लगते हैं। आपको पता है टाटा तो सारे कंपोनेंट्स नहीं बनाता। तो टाटा क्या करता है, आउटसोर्सिंग करता है, उनके वेंडर्स होते हैं। तो जब टाटा प्लांट शुरू हुआ 5,000 लोगों के साथ, तो फिर देखते देखते क्या हुआ, वहां करीब 450 वेंडर्स आ गए। अब वेंडर्स आ गए तो अगर आप सोचे कि एक प्लांट में, वेंडर के प्लांट में अगर 100 भी अगर एम्प्लॉय रहे होंगे तो कितने हो गए? 45,000 लोग वेंडर्स के रूप में वहां पे आ गए, डिफरेंट वेंडर्स के रूप में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने बोला भी नहीं, हमको अपना यूनिट नहीं लगा सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड देयर वेयर हाउसेस ओवर देयर, राइट। तो ऐसे 600 कंपनीज ने उन्होंने अपने वहां पे वेयर हाउसेस। अगर हम एक मोट छोटा आंकड़ा लें कि 50 भी अगर एक वेयर हाउस में रहे होंगे एम्प्लॉय, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 50 तो हो गए 30,000। तो तीनों को अगर हम मिला दें, 45,000, 30,000 एंड 5,000 ऑफ टाटा नैनो, तो ये फिगर आ जाता है 80,000 दोस्तों। तो 80,000 लोग तो इमीडिएटली वहां पे आ ही गए। लेकिन आपको क्या लगता है, तो क्या वो 80,000 लोगों ने ये एप्रिसिएशन ला दिया? नो। तो दिस वाज द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट, जो उस उद्योग से डायरेक्टली जुड़े थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि वहां पे वही लोग लेकिन वो लोग सरवाइव कैसे करेंगे ना, द क्वेश्चन अराइजेस, अगर लोग आ गए हैं तो वो सरवाइव कैसे करेंगे भाई? उनको सुबह दूध भी चाहिए, उनको ब्रेड चाहिए, उनको मक्खन चाहिए, उनको सब्जी चाहिए, उनको राशन चाहिए, उनको गैस सिलेंडर चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, राइट। अच्छा, अब वो अकेले तो आएंगे नहीं, तो अगर वो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो वो साथ में परिवार लेके आएंगे, परिवार फिर बच्चे भी आएंगे। तो इस तरह से ये जो 80,000 लोग थे, और देखते 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 ये वहां पे करीब हो गए 3 से 4 लाख, रादर मोर इनफेक्ट, राइट। तो इस तरह से धीरे 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 शहर बसता चला गया। और इस तरह से एक अकेले प्लांट और उसके जो कंपोनेंट्स और इन सब ने मिलके इस पूरे शहर का हुलिया बदल दिया। और आज ये जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इन 14 सालों में जो एप्रिसिएशन आपको दिख रहा है ना, एप्रिसिएशन 20 गुना जो हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टाटा नैनो, पुट टुगेदर सब लोगों ने मिलके ये तस्वीर बदली है दोस्तों। तो आप सोचिए, जब एक अकेला प्लांट किसी शहर की किस्मत बदल सकता है या लिख सकता है, तो सोचिए जिस शहर में जहां पे 8 8 बड़े बड़े सेक्टर्स आ रहे हैं, जहां दुनिया के जायंट्स आ रहे हैं, जायंट प्लेयर्स एक्चुअली, आप सोचिए बोइंग, एयरबस, देन टाटा में टाटा सेमीकंडक्टर एंड मेनी मोर, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। तो सोचिए वहां पे क्या एप्रिसिएशन, राइट। ये सोचने का विषय है, जरूर इस पर चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था जब हमने शुरू किया था अपना प्रेजेंटेशन, क्या धुलेरा इज अ राइट टाइम? जिस राइट टाइम की हम बात करते हैं, इज इट द राइट टाइम फॉर द धुलेरा? क्या धुलेरा वो राइट टाइम है, और क्यों धुलेरा वो राइट टाइम है, राइट। तो ये दोनों प्रश्न को आपको यू नो इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा दोस्तों, राइट। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक धुलेरा आपने विजिट नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले आपको धुलेरा विजिट करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने बोला वो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, आपको जाके इसको फील करना होगा दोस्तों। और वो तभी संभव होगा जब आपको साइट विजिट करने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप धोलेरा का साइट विजिट प्लान करिए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, अगर आपके और कुछ प्रश्न होते हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे धोलेरा जितना जल्दी हो सकता है मुझे विजिट करवाइए, राइट। दिस इज ऑल व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, कि आपको विजिट पहले करना चाहिए, राइट। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड आज का, आज के सेशन में।
राइट, इतना ही कुछ है हमारे पास, राइट. सो थैंक यू सो मच everyone, and Hitesh ji. Uh, so thank you very much. This is all from my side today. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सम अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। सर ने जैसे स्टेप वाइज हमको बताया, सर ने विजन बताया कि हमको किस तरीके से, पहले तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए एंड खुद का बिलीफ सिस्टम हमारे साथ वो खुद का स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने टाइम दिया। ये तो हमने देखा धोलेरा के बारे में। हम सभी को पता है कि धोलेरा वर्ल्ड वाइड आज जो जो सेक्टर्स आ रहे हैं, सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बट मिरिक कंपनी के साथ में हमको निवेश क्यों करना चाहिए, वाई विथ मिरिक? बिकॉज इतने सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, इतने सारे डेवलपर्स है, बिल्डर्स वर्क कर रहे हैं, वाई मिरिक? मिरिक के साथ में मैं धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तब तक के लिए स्टे ट्यून। आपको गुरुवार की वेबिनार आपको अटेंड करनी है, जिसमें आप अपने मित्र को, आप अपने फैमिली कलीग को उसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे हम लोग गुरुवार की मीटिंग में, जो कि उसमें आप नए गेस्ट को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड नाइट एवरीवन। एंड भूषण सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you so थैंक much. यू। सो हियर वी एंड द सेशन सर। Thank you. Right. या जस्ट अ मिनट। किसी को नोरा आप चैट आ रहा है तो डू वन थिंग, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। आई विल शेयर विथ यू पीपीटी। जस्ट अ मिनट, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे गुरुवार की वेबिनार में। थैंक यू एवरीवन।